हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के लेक्चर में आ जाइए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का शुरू हो रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में एनालिसिस किए हैं। अब आप हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्किट, कौन सी सर्किट होगी, एलआर सर्किट, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर रजिस्टर दोनों जुड़े होंगे। सर्किट कंटेनिंग inductance and resistance in the series. Inductance and resistance in the series. अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, देखिए सर्किट डायग्राम is shown as, सर्किट डायग्राम इसका कैसा है, इसके बारे में आप टोटल डिटेल लिखिएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस R है और इसके साथ साथ एक इंडक्टेंस है, इंडक्टर है जिसका L इंडक्टेंस है और वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, किसी वोल्टेज सोर्स या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स VT के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल दोनों हो सकता है। जनरली हम साइनोसाइडल लेकर के चल रहे हैं, बार बार दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर करंट जो है इसमें I फ्लो हो रही है, IT। ठीक है, अब किरचॉफ लॉ लगाइए। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज VT जो होगा वो करंट IT इंटू R प्लस इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, L dIT बाई dt, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर V क्या हो जाएगा, वेक्टर I इंटू R प्लस L डिफरेंशिएशन ऑफ करंट वेक्टर। कुछ इस तरह से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, वेयर कंबाइंड फॉर्म में वेक्टर V क्या है, V नॉट e टू दी पावर j ओमेगा t, और वेक्टर I जो होगा वो क्या हो जाएगा, I नॉट e टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5। कुछ ऐसा बिहेवियर दिखेगा इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट की बात हो रही है। ठीक है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट की बात हो रही है। यहां पर कुछ ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, पर जब एक क्रॉस रजिस्टर या एक क्रॉस कैपेसिटर देखेंगे तो कुछ अलग अलग हो सकता है। ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट की बात है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर I इंटू R प्लस L, करंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन j ओमेगा हो जाएगा बाहर, j ओमेगा L इंटू वेक्टर I। यही तो लिखते थे, वही फिर से लिख दिया। हमने कहा था आपको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे टूल्स इसीलिए बताए जाते हैं आसानी हो, तो उसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट, ये ना तो डॉट प्रोडक्ट ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, केवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये हो जाएगा I, यहां से अगर कॉमन हो गया तो R प्लस j ओमेगा L। देखो कुछ इस तरह से आई है वैल्यू। ठीक है, R प्लस j ओमेगा L, और इसको लिख सकते हैं, पिछले केस में वेक्टर I और R प्लस j ओमेगा L को हमने XL लिया था। ठीक है, और ये वैल्यू जो होगी हियर
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं जेड। इसको एक और नाम दे दिया वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर आई इंटू जेड। यही इंपीडेंस जेड हमने लेकर के शुरू में टी नेटवर्क पाई नेटवर्क को डिफाइन किया, जब सर्किट में अदर चीजें होंगी। ये हमने बताया था उस समय कि हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे ये आता है वहां से। वहां पे क्यों हम जेड ले रहे हैं बार बार, रेजिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी। ये जो इमेजिनरी पार्ट एक्सेल है ये ऐसे दिखता नहीं है, पर ये है, ये जनरली फिजिकल फॉर्म में दिखता नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक नहीं मिलता है, ये अपने आप प्रोड्यूस होता है वहां पे करंट फ्लो के अकॉर्डिंग। तो ये इसीलिए इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है, ये समझने के लिए यहाँ पे इमेजिनरी लिए, क्योंकि ये वाकई में होता नहीं है पर ये प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे। कहां से आता है ये कोई नहीं जानता, ठीक है, ये वहां पे प्रोड्यूस होता है। वैसे कहां से आएगा इसका एक्सप्लेनेशन तो है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हवा में उत्पन्न हो गया कहीं से, है एक्सप्लेनेशन, पर ये प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द टाइम जब व्हेन करंट इज फ्लोइंग, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वैल्यू बदल रही है लगातार। रेजिस्टेंस आर तो कांस्टेंट रहता है, पर ये नहीं कांस्टेंट रहता, ये फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ साथ बदलता जा रहा है, और रेजिस्टेंस वही रहता चाहे करंट का अमाउंट कुछ भी हो या वोल्टेज का अमाउंट कुछ भी हो। तो इसीलिए इसको इमेजिनरी एक्सिस पर हमें दिखाते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जेड ले लिया गया यहाँ पे, वेयर जेड इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस जे एक्सएल, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल पार्ट इसका रेजिस्टेंस है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे एक्सएल है, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ये नाम याद रखिएगा, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इसको इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, जेड को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर जेड के नोटेशन से। अगर करें हम लोग तो मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर जे फाई, कुछ इस तरह से। देखो मॉड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड जो है आपका वो आर स्क्वायर प्लस, देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा गया हो, रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ऑफ जेड से वेक्टर को, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर एंगल फाई लिखना हो, एंगल आपका फाई जो यहां पे लिया गया वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में एंगल होगा, क्या होगा, देखो फाई इक्वल टू हियर एंड मॉड ऑफ जेड ये हो गया, और फाई क्या होगा, वो tan इनवर्स आर बाई या एक्सएल बाई आर है, ये है, यानी tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ये है आपका फाई यहाँ पे जो लिखा गया है। इसको लिख सकते हो, देखो इसको ब्रेक कर लो, e टू द पावर जे फाई है cos फाई प्लस जे साइन फाई, और cos फाई और साइन फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से इस वेक्टर जेड को डिनोट करके, और उसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में निकल के चला आएगा, ठीक है। ये चर्चा हो गई। अब आ जाओ यहां पर, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें, तो क्या होगा, देखो जेड पर वेक्टर ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम 3 करंट I कैन बी रिटन एज, करंट I कैसे लिखी जाएगी, देखो वेक्टर V बाई
जेड ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों का फॉर्मेट पता है आपको, वेक्टर v का फॉर्मेट v नॉट जे ओमेगा टी, और इसको हमने 3 नाम दिया, इसको 4 नाम दो यार। देखो ये फॉर्मेट दोनों का पता है, जेड का फॉर्मेट, फिर इसको 4 नाम दिया तो इसको 5 नाम देना पड़ेगा। इक्वेशन 4 एंड 5 से इन दोनों का फॉर्मेट, 3 एंड 5 से इन दोनों का फॉर्मेट हम लिखें तो नाउ करंट आई कैसा लिखा जाएगा, देखो v की जगह पे क्या हो जाएगा, v नॉट e टू दी पावर j ओमेगा टी। देखो यहाँ पे जो z को लिखा गया इस फॉर्मेट में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लिखा गया, इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर सकते हो आप। कैसे, ऐसे लिखो मॉड ऑफ z, ये देखो cos फाई प्लस j sin फाई, तो इसका जो रियल पार्ट होगा z cos फाई और इमेजिनरी पार्ट z sin फाई, ये दोनों वैल्यू r और एक्सएल यहां से कंपेयर कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाई निकल जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ z दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे तो वो आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। और इसका पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z e टू दी पावर j फाई, इसको ऊपर लेके जाओ तो v नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ z e टू दी पावर j ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे आ गया। ये करंट आई का फॉर्मेट आया, और करंट आई के फॉर्मेट को हम लोग आई नॉट यहाँ पे लिख दें अगर, e टू दी पावर j ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे लिख सकते हैं। देखो कुछ इस तरह से ब्रेक हो गया। अब इस करंट आई के फॉर्मेट को हियर आई नॉट क्या है यहाँ पे, हियर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, इसको वी नॉट, और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमको पता है क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या एक्सएल का स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अब अलग अलग सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखो तो क्या होगा, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप across resistance and across resistance, पहले ये देख लो एक वैल्यू, तो करंट तो यही होगी, फ्लो होगी, और वोल्टेज ड्रॉप वी आर अगर डिनोट करें वेक्टर से क्या हो जाएगा, आर इंटू आई, तो आर इंटू आई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जो वेक्टर वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव, जो वेक्टर वी था वो बैटरी का वोल्टेज था, वेक्टर वी यहाँ पे बैटरी का था, पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिला वो कुछ इतना दिखा है रजिस्टर के क्रॉस, उसी में फेज का डिफरेंस आ गया रजिस्टर के क्रॉस ही वोल्टेज में, यानी बैटरी में वोल्टेज किसी और तरीके से चलेगा और इसमें जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज किसी और तरीके से चलेगा। वेव फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो उसको दिखाते हम लोग, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस देखो, इंडक्टेंस कैसे हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस, वी एल क्या है, एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी को जे ओमेगा एल लिखा गया है, जे ओमेगा, तो जे ओमेगा एल इंटू आई, आई की वैल्यू जो आएगी वो लिख देना, ठीक है। ये हुआ है इसके क्रॉस ड्रॉप, यहां पे ये ड्रॉप आया था आई इंटू आर, और इसके क्रॉस ये ड्रॉप आया है, दोनों का जो फेज है उसी तरीके से बदल रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा वैल्यू। नाउ
वेक्टर डायग्राम फॉर द सर्किट क्या हो जाएगा? नाउ वेक्टर डायग्राम फॉर द सर्किट फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन? इसको नाम दीजिए, इसके पहले वाली इक्वेशन को। 4 5 तक पहुंचे हम लोग। इसको नाम दीजिए 6, इसको नाम दीजिए 7। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों को 6 और 7 की मदद से वेक्टर डायग्राम फॉलो करना है। कैसे होगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 में वेक्टर बी वाला पार्ट होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7। ये हम वोल्टेज के लिए दिखा रहे हैं, केवल करंट के लिए नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज के लिए ही वेक्टर डायग्राम दिखाया जा रहा है, कैसे बदल रहा है। ठीक है, अब अंतर आ रहे हैं कुछ चीज़ों में। वहाँ दोनों में हम वोल्टेज और करंट के बीच में देख रहे थे कैसे कैसे डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे केवल वोल्टेज के लिए ही देख रहे हैं क्या हो रहा है वोल्टेज के साथ। वोल्टेज कैसे दोनों सर्किट में एलिमेंट में डिवाइड हो जा रहा है, रेजिस्टेंस में किस तरह दिखने लग रहा है और इंडक्टर में किस तरह दिखने लग रहा है। जबकि जो वोल्टेज लगाया गया था बैटरी के द्वारा वो तो एक ही था, पर वो बदल रहा है कैसे। ठीक है, वेक्टर डायग्राम फॉर द सर्किट फ्रॉम इक्वेशन 3, 6, 7 एंड इक्वेशन कौन सा है? ये वाली 5। 3, 5, 6, 7 ये 4 इक्वेशन लगेंगी यहाँ पे। यहाँ पे 5 भी लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 5 की मदद से देखो, कहाँ गई यार, z इक्वल टू मॉड ऑफ z e⁻ j⁵। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम बनाओ कुछ इस तरह से। रियल और इमेजिनरी एक्सिस बनाओगे। ये हो गई आपकी रियल एक्सिस, ये हो गई आपकी इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन ओ होगा, इसको नाम दे दो इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और इक्वेशन 5 से देखोगे फाई एंगल रियल एक्सिस से बना रहा है। जे फाई लिखा है ना, तो रियल एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है? फाई। ये एंगल बना रहा है वेक्टर, फाई एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ जो जेड वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर जेड जो है वो फाई एंगल वेक्टर लिख सकते हो, कोई बात नहीं। हमने शायद मिटा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ही तो है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का वेक्टर है बस। ठीक है, फाई एंगल बना रहा है ये। और यहां से जब देखोगे वैल्यू वो होगी किसकी? ये होगा आर, यहाँ पे एक्सएल होगा। वो कहां से लिखा गया? यहां से लिखा गया tan phi इक्वल टू एक्सएल बाई आर। कब लिख सकते हैं? जब एक्सएल परपेंडिकुलर हो, आर बेस में हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, तो यहां से ये लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही डायग्राम बनाओ इसके लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा। ओह, क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एंगल को दिखाने में, अलग अलग कैसे एंगल आपके बदल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वोल्टेज आ रहा था हमारा, उसको हम लोग मान लें रियल एक्सिस पे दिखा दें।
क्यों रियल एक्सिस पे दिखा रहे हैं वोल्टेज, ये तो सोचने वाली बात है, अभी बताते हैं। ठीक है, मान लो वोल्टेज जो है आपका इसी एक्सिस पर है, जो वोल्टेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम इसी एक्सिस पे लेके चल रहे हैं। कैसे? कुछ इस तरह से, ठीक है, रियल एक्सिस पर रियल वोल्टेज अप्लाई जो हमने किया है, ठीक है, वो यहाँ पे है वोल्टेज वेक्टर वी। इसको कैपिटल लेटर में दिखाइए। यही वोल्टेज बैटरी के थ्रू अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज बैटरी के थ्रू अप्लाई हो रहा है वेक्टर वी, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग इक्वेशन 6 में आ जाइए, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का क्या हाल हो रहा है। देखो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका हाल ये है कि वो उस वोल्टेज ओमेगा टी से 5 डिग्री नीचे चला जा रहा है, निगेटिव में, इससे 5 डिग्री नीचे जा रहा है। रेजिस्टेंस के क्रॉस वाला जो वोल्टेज है उसका वेक्टर कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ये वी आर हो गया। मैग्नीट्यूड उतना नहीं होगा इसलिए इसको थोड़ा सा कम करके दिखाइएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे हम लोग, ये नहीं उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि वोल्टेज जो ये लेंथ होती है किसी वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड डिनोट करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हुआ रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो 5 डिग्री या 5 फेज के साथ लैग कर रहा है, पीछे है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वी आर। और जो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका हाल ये है, इसको हम लोग थोड़ा सा और इक्वेशन 7 जो हमने दी है, बकवास काम किया है, तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। देखो यही समस्या है थोड़ा जल्दी चलो तो दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आई है वो दिखाने में दिक्कत आई है, इसको थोड़ा सॉल्व करना था। वी एल जो लिखा जाएगा, देखो जे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर जे पाई बाई 2, और ओमेगा एल तो रहेगा ही, और आई की जगह पे आई नॉट e टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ये लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पे e टू दी पावर जे ये तो वैल्यू हो जाएगी वी नॉट की, यहां लिख रहे हैं हम, इसको लिख दो वी नॉट टोटल वोल्टेज ओमेगा एल आई नॉट को, ठीक है, यानी एक्सएल आई नॉट, और ये हो जाएगा e टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई नॉट, ये हो गया। यानी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जैसे है उसमें प्लस पाई बाई 2 ऐड करके उसकी डायरेक्शन है, प्लस पाई बाई 2 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे 90 डिग्री ऐड करके एक और हम लोग बनाएंगे, वो होगा वोल्टेज का डायरेक्शन किसका अक्रॉस हो जाएगा, वो वोल्टेज हो जाएगा इंडक्टेंस के अक्रॉस, ये है वोल्टेज बी एल, यहां से ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री का अंतर होगा, ये एंगल पाई बाई 2 का है, ठीक है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ये वेक्टर डायग्राम हो गया वोल्टेज का। और अगर साइनोसाइडल डायग्राम देखना हुआ तो वो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा, इसी इक्वेशन 6 और 7 की मदद से ही लिखा जाएगा। देखो वोल्टेज कैसे बदलेगा, पाई बाई 2 अंतर के साथ बदलेगा दोनों में, एक में कुछ और है एक में कुछ और दिख रहा है, पर वेव फॉर्म यहाँ पे नहीं है आपके सिलेबस में, वेव फॉर्म भी दिखाया जाए उसका, क्योंकि सर्किट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी वैसे वैसे वेव फॉर्म दिखाना मुश्किल हो जाएगा और वेक्टर नोटेशन दिखाने में आसानी होती है। केवल हमने वोल्टेज की ही बात की है, करंट की चर्चा ही नहीं की यहाँ पे,
करंट की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि करंट केवल 5 डिग्री का लैग करेगा इस वोल्टेज के क्रॉस। अगर उसको दिखाना हुआ करंट वेक्टर को यहीं पर दिखाइएगा, इसी आर की ही डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी आर की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। कुछ इस तरह से करंट इसी आर के साथ ही चलेगा। जो करंट वेक्टर आई है वो जैसे जैसे आर के क्रॉस वोल्टेज है उसी के क्रॉस चलता चला जाएगा। और ध्यान दो, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं, और करंट से 90 डिग्री आगे वोल्टेज चलता है इंडक्टेंस के क्रॉस। तो वो सारा कुछ जो पीछे हमने पढ़ा था वो दिखने में यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। पीछे हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पढ़ा ना, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है। और वोल्टेज और दोनों इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट के लिए एक साथ चलते हैं, तो यहाँ पे वो बात दिख रही है। ठीक है, भले मैग्नीट्यूड उसका थोड़ा कम पर साथ चल रहे हैं। ये था टोटल वोल्टेज जो रियल एक्सिस के अराउंड हमने दिखाया था। ठीक है, ये बात हुई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस दोनों के क्रॉस हो रहा है सेम नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, वो तो ओमेगा और रियल इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखा दिया है। बराबर भी दिखा सकते हैं आप लोग एप्रोप्रिएट कंडीशन लेकर के, क्योंकि जो एग्जैक्ट इसका फॉर्मेट आ रहा है कुछ इस तरह से बन के आ रहा है और इसका भी इस तरह से बन के आ रहा है। यहाँ पर देखने पे लग रहा है दोनों में सेम अमाउंट का हो रहा है। दिख रहा है ना, कोई अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंतर तो नहीं दिख रहा हमें। आर और जे ओमेगा एल दोनों बराबर से दिख रहे हैं, पर अगर बराबर नहीं हुए तो अलग अलग भी हो सकते हैं। इसने बुक ने बना दिया बराबर, पर हम बराबर नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग लेके चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और रजिस्टिव सर्किट के साथ, यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हों तब। सर्किट containing capacitance and resistance in series. Capacitance and resistance in series. इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। जो सी आर सर्किट है, सर्किट डायग्राम, सीकेटी मतलब सर्किट डायग्राम is shown as below। सर्किट डायग्राम में देखो, एक रजिस्टर जुड़ जाएगा आर रेजिस्टेंस का, और एक कैपेसिटर जुड़ जाएगा सी कैपेसिटेंस का, और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दो, ये VT है, और करंट इसमें IT फ्लो होगी। ऐसा ही होगा। और इसका हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? वोल्टेज VT बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, वोल्टेज जो VT होगा वो कैसे लिखा जाएगा? वोल्टेज VT इक्वल टू R इंटू IT प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ऐसे ये Q/C होता है। Q को I dt लिख सकते हैं, IT dt लिखो या। ठीक है, अब इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर V इक्वल टू R इंटू वेक्टर I प्लस 1/C वेक्टर I इंटू dt। और वेक्टर I का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है नीचे? जे ओमेगा नीचे आ जाता है बस। और ये होता है वेक्टर I खुद। ऐसे हो गया।
ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर v बाई वेक्टर i इक्वल टू, वेक्टर i कॉमन ले लो तो r माइनस जे बाई ओमेगा सी। देखो जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे जे स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये ऊपर जे हो जाएगा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और ये जो वैल्यू लिखी गई है इसको हम लोग इम्पीडेंस जेड से डिनोट करेंगे, आर माइनस जे बाई ओमेगा सी। इसको आर प्लस जे इंटू एक्स सी लिख देंगे। तो यार एक्स सी जो है आपका -1 बाई ओमेगा सी है। बस ये वैल्यू हो गई वेक्टर जेड की। अब यहां पर वेक्टर जेड के बारे में सब कुछ लिख सकते हो। इक्वेशन वगैरह डालते चलो यार। इक्वेशन 1 ये टोटल फॉर्मेट बन गया, तो इक्वेशन 2, और यहां पे इसका जो फॉर्मेट हमने लिखा है हियर वेक्टर z कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ z इंटू ई टू द पावर j फाई। इसको फिर ऐसे लिख दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ऐसे नाम दे दो। देखो ओमेगा यहाँ पे एक्सी जो है -1 बाई ओमेगा सी लिखा गया है, ये बात लिखी गई है जो, उसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे हम लोग तो जे फाई की जगह माइनस जे फाई यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आसानी होगी। वैसे ही पॉजिटिव भी कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर निगेटिव कंसीडर करने में आपको आसानी होगी, फाई को लिखने में, ठीक है। जो फाई लिखा जाएगा उसको लिखने में आसानी होगी। कैसे बता रहे हैं कैसे, इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड, इसको कॉस फाई और माइनस जे साइन फाई। पिछले में हमने ये नहीं किया था पर यहां कर रहा हूं। अब इसको कंपेयर कर लो यहां से वेक्टर जेड को, रियल पार्ट जो मॉड ऑफ जेड कंपेयरिंग बाई इक्वेशन 3, इसको नाम दो यार, और इसको नाम 4 दे दो। कंपेयरिंग बाई इक्वेशन 3, कंपेयर करो तो रियल पार्ट किसके बराबर आया, आर के, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वैसे पिछले में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसके बराबर आएगा, देखो एक्सी के बराबर आएगा, यानी माइनस एक्सी के बराबर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहां दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड आ जाएगा इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड को लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है, या दूसरे सेंस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। माइनस साइन इसका हट जाएगा, एक्सी को -1 बाई सी करेंगे ओमेगा सी, और माइनस साइन का स्क्वायर प्लस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan फाई, इसको इसमें डिवाइड किया है, इसको इसमें डिवाइड किया है, tan फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस एक्स सी अपान आर, और माइनस एक्स सी की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू -1 बाई ओमेगा सी, तो प्लस हो जाएगा ओमेगा सी आर, और फाई क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी टू आर, ये आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे निगेटिव लिया, बस और कोई बात नहीं थी कि एंगल जो है वो tan इनवर्स पॉजिटिव साइन के साथ आए, जो भी आए, इसीलिए उसको निगेटिव लिया, बस और कुछ नहीं था यहाँ पे। ये सारी बातें आप कर सकते हैं पिछले केस के लिए भी, हो गया। अब देखो अभी हम लोग कहाँ पे थे, v बाई आई पर थे, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ
करंट आई को निकालना रहता है यहाँ पे। जब करंट आई निकल जाएगा तो सबका फॉर्मेट देखेंगे। करंट आई क्या होगा, वेक्टर वी बाई वेक्टर जेड, ठीक है, वेक्टर वी बाई वेक्टर जेड हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको हमने जेड लिया है तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर वी बाई वेक्टर जेड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको अब आगे प्रोसीड करिए। वेक्टर वी का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, वही फॉर्मेट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, और वेक्टर जेड का फॉर्मेट अभी हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इंटू ई टू दी पावर माइनस जे फाई हमने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड को आई नॉट लिख दो, ई टू दी पावर जे कॉमन ले लो तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाए यहाँ पे। ये वेक्टर आई आ गया। इसको कोई इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3 तक चले 4 तक चले हम लोग, 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 दे दिया हमने इसको। हियर आई नॉट क्या है यहाँ पे, वी नॉट बाई जेड है, इसको वी नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आई नॉट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखो है। अब करंट आई जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस भी यही फ्लो होगी और यही करंट फ्लो होगी रजिस्टर के क्रॉस भी। रजिस्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस, दोनों के क्रॉस यही करंट आपकी फ्लो होगी। तो उनका फॉर्मेट कैसा होगा, नाउ वोल्टेज ड्रॉप across capacitor and resistor कैपेसिटर एंड रजिस्टर। पहले वेक्टर वी आर लिखो, क्या हो जाएगा, वेक्टर आई इंटू आर। वेक्टर आई का फॉर्मेट कैसा है, आई नॉट आर ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ इस फॉर्मेट का है वेक्टर वी आर। और वेक्टर वी सी जब लिखोगे कैसा हो जाएगा, देखो वेक्टर वी सी आपका है वेक्टर आई बाई ओमेगा सी, ठीक है, जे ओमेगा सी है, ऐसे था। इसको लिख सकते हो, देखो वेक्टर वी सी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द, यही था वेक्टर आई बाई वेक्टर जे ओमेगा सी बाई, वही हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस जे ऊपर कर दें और नीचे ओमेगा सी इंटू वेक्टर आई कर दें। अब माइनस जे को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस जे पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। आई का फॉर्मेट हम जान रहे हैं अभी भी, आई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आई का है आपका, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करें, देखो, और नीचे ओमेगा सी बना हुआ है हमेशा, आई नॉट बाई ओमेगा सी, और जे को अंदर लेके चले जाएं तो माइनस पाई बाई 2 एंगल बन जाएगा ना। तो आई नॉट बाई ओमेगा सी इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाई 2 का इसमें अंतर आ गया। यानी जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है वो कुछ इस फॉर्मेट का हो गया, ठीक है। देखो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वोल्टेज ड्रॉप को और इस वोल्टेज ड्रॉप को, दोनों को हमें ग्राफ में दिखाना है और इम्पीडेंस को भी दिखाना है, ग्राफिकल डायग्राम बनाना है, ठीक है। इक्वेशंस डालो नाम, यहाँ पे 5 तक हुआ है, इसका नाम कुछ हुआ था अभी, 4 था, ये 5 था, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया,
यहाँ पे आई नॉट बाई ओमेगा सी को वी नॉट तो लिखा जा सकता है, आई नॉट आर को वी नॉट लिखा जा सकता है, पर दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। एक्चुअली बुक ने बराबर ले रखा है इसको बार बार, पर हम बराबर नहीं ले रहे हैं इसको। हम मानते हैं कि हो सकता है कुछ अंतर भी हो दोनों में, करंट की वैल्यू मैक्सिमम वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, पर ओमेगा सी और आर 1/ओमेगा सी और आर बराबर नहीं हो सकते हमेशा, ठीक है। तो ये अंतर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे देखो हो गया। अब इसका फॉर्मेट बनाओ। नाउ वेक्टर डायग्राम ऑफ इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 विल बी। सबसे पहले इक्वेशन 4 का लिखो। इक्वेशन 4 क्या है? वेक्टर जेड को मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस जे फाई है। वेक्टर जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस जे फाई है, ये है। इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा। थोड़ी देर बाद यहां पे देखो इसका डायग्राम आपका कैसा बनेगा। पहले तो एक्सिस हम लोग बनाते हैं। एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, कुछ इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी रियल एक्सिस, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग इसको रियल पार्ट देते हैं, रियल एक्सिस, और इसको इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो यहां पे वेक्टर z इक्वल टू मॉड ऑफ z ई टू द पावर माइनस जे फाई है, ठीक है। ई टू द पावर माइनस जे फाई लिखा गया है। अब इसको देखो कैसे बनाओगे। माइनस साइन जो दिखा रहा है वो इसलिए लिया गया था ताकि आपका फाई जो वैल्यू है वो निगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में आए। तो फाई जो है वो पॉजिटिव में है, इसीलिए हमने उसको ऐसा लिया था। फाई जो है आपका वो पॉजिटिव में होगा, ऐसे फाई। ये है वेक्टर जेड, ठीक है। फाई जो है आपका पॉजिटिव में है और उसका रेशियो किसका था? ये शायद कुछ मिस्टेक हो रही है, देख लें एक बार फिर से। देखो क्या मिस्टेक हो रही है। यहां पे मॉड ऑफ जेड जो है क्या लिखा गया, वेक्टर जेड मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस जे फाई है। फाई यहां पे निगेटिव साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव साइन का है। और tan फाई क्या आया हुआ है? tan फाई इक्वल टू आया हुआ है माइनस में एक्सी बाई आर। अगर एक्सी के फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे तब इसको हमें नीचे दिखाना पड़ेगा। 1/ओमेगा सी के फॉर्मेट में जब लिखेंगे तब इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लिख दो tan फाई को। तो 1/ओमेगा सी किस पे होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और आर जो होगी वो बेस होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको क्या डिनोट करेंगे, देखो कुछ इस डायरेक्शन में डिनोट करेंगे। अगर रियल एक्सिस पर रियल वैल्यू दिखाई जाए वो है किसकी? आर की। ये है आपके रियल वैल्यू कैपिटल आर, और इसके साथ फाई एंगल बना रहा है ये वेक्टर जेड। और यहां पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो किसकी है? 1/ओमेगा सी की है, ठीक है। ये हो जाएगा इस वेक्टर के बारे में। फाई एंगल कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और इसको ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन है आपका 0, ठीक है। और अब इधर आ जाइए, इक्वेशन 5, 6 एंड 7 को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो ध्यान दीजिए, फिर से हम लोग बनाते हैं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। यहां पर नाम दीजिए रियल एक्सिस
और ये है आपकी इमेजिनरी एक्सिस, यहां पर ओरिजिन है 0 0, ठीक है। वेक्टर v जो है आपका वो रियल एक्सिस पर लिया गया है, कितना है देखो, एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में अगर वेक्टर v को लिया जाए जो टोटल वोल्टेज बैटरी का है, इसको अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली ले लें, वेक्टर v जो फॉर्मेट उसका है कैसा है, इक्वेशन नंबर आपकी कहाँ गई, शायद इसमें हमने फॉर्मेट इसमें लिखा, ठीक है। फॉर्मेट जो वेक्टर v का है वो कुछ इसी तरह से है, v नॉट जे ओमेगा टी ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, ये फॉर्मेट है वेक्टर v का, उसको हमने ऐसा ही लिया हुआ है यहां पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आ जाइए आप अपने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, देखो जे ओमेगा टी प्लस फाई है, यानी 5 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, 5 डिग्री अपवर्ड होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये बन जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वी आर, ये 5 डिग्री के अंतर के साथ होगा। और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है आपका वो क्या होगा, वो +5 माइनस पाई बाई 2 है, 5 से पाई बाई 2 डिग्री पीछे चले जाइए, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा इसके साथ, ठीक है। कुछ इस तरह से ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाएगा आपका VC, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है पाई बाई 2, ठीक है। और जो करंट का होगा इक्वेशन नंबर 5 देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए एकदम एग्जैक्ट जो आपकी डायरेक्शन इसकी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, वही करंट की भी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, यानी इसी डायरेक्शन में होगा, बस मैग्नीट्यूड उसका थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि वोल्टेज में हम लोग रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तब करंट का डायरेक्शन मिलता है या करंट का मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। यहां से ये वेक्टर डायग्राम हो गया है कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट के लिए आपके, ठीक है। अब आपकी जो तीसरी सर्किट है वो है कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर तीनों एक साथ अगर कंबाइंड फॉर्म में हो, सीरीज और पैरेलल फॉर्म में, उसकी एनालिसिस है, ठीक है। उसकी एनालिसिस हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। अगर इस लेक्चर में कहीं कंफ्यूजन हो रही होगी, कोई पार्ट ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप बताइएगा, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।